हाँ तो नमस्कार मेरे प्रिय भाई बहन, वापस आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। यदि आप भी इस वर्ष 2025 में दे रहे हैं बिहार बोर्ड से क्लास 9th का फाइनल एग्ज़ाम और अगली वर्ष 2026 में आप लोग देने वाले हैं अपना 10th का बोर्ड एग्ज़ाम, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि कल से आप लोग का फाइनल एग्ज़ाम का शुरू होने वाला है, जिसमें आपका जो एग्ज़ाम है वह 2 सीटिंग्स में यानी 2 पालियों में लिया जा रहा है। पहला पाली में आप लोग का जो एग्ज़ाम है वह हिंदी का है और द्वितीय पाली में आप लोग का सामाजिक विज्ञान अर्थात सोशल साइंस का एग्ज़ाम है। तो हिंदी का क्वेश्चन पेपर हमने पहले ही अपलोड कर दिया है। यदि आपने नहीं दिया है देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप देख सकते हैं। उसमें आपको ऑब्जेक्टिव भी बतलाया गया है एवं सब्जेक्टिव का भी आंसर की बतलाया गया है। तो आज की इस वाले वीडियो में हम सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करने वाले हैं। इसका ऑब्जेक्टिव का आंसर की आपको बतलाएंगे तथा सब्जेक्टिव के हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको बतलाएंगे, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो में लास्ट तक इसलिए भी बने रहिएगा क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपको बतलाएंगे किस तरह से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इस क्वेश्चन पेपर का एवं इसके आंसर का। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हम फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एक क्वेश्चन करवाते हैं तो उसमें टाइम लग जाता है, इसलिए हम डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की दे देंगे आपको। वीडियो के लास्ट में बतला दिया जाएगा यह आंसर कि आप लोगों को कहाँ से प्राप्त होगा। बाकी क्वेश्चन आप देख सकते हैं इस फॉर्मेट में आया है। 80 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का रहेगा, 40 का उत्तर देना है और एक क्वेश्चन आप लोग का 1 नंबर का रहेगा। आपका पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? तो इसका तो आंसर बताइए आपको कि बिरसा मुंडा होगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। हम डायरेक्ट सब्जेक्टिव की ओर चलते हैं ताकि आपका भी समय बचे रहे। तो देखिए, आप लोग का यहाँ से होता है शुरू खंड ब। खंड ब मतलब कि सेक्शन बी, इसके अंतर्गत आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। और आप लोग को मालूम होना चाहिए कि सोशल साइंस में आप लोग का कुल 5 सब्जेक्ट है और 5 सब्जेक्ट का अलग अलग क्वेश्चन दिया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे हिस्ट्री है यानी इतिहास है, जिसमें लघुत्तरीय प्रश्न है। लघुत्तरीय प्रश्न में आपको यहाँ पे 6 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से 3 प्रश्नों का उत्तर आप लोग को देना है। ठीक है, पहला प्रश्न है, आप लोग को पहले क्वेश्चन हम लोग को दिखला देते हैं, उसके बाद इसका आंसर बतलाएंगे। पहला प्रश्न है कि नई दुनिया की खोज इंग्लैंड के लिए किस प्रकार वरदान सिद्ध हुआ। दूसरा प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति के 2 सामाजिक कारण क्या थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न एवं तीसरा प्रश्न है कि त्रिगुट में कौन कौन से देश शामिल थे, इनके बारे में आप लोग को बतलाना है और उनका उद्देश्य क्या था, वह जो देश थे उनका क्या उद्देश्य था। फिर चौथा प्रश्न है आपका चेरो विद्रोह से आप क्या समझते हैं। पांचवा प्रश्न है कि भारतीय वन अधिनियम के क्या उद्देश्य थे। और छठा प्रश्न है कि राष्ट्र संघ किन कारणों से असफल रहा। किन्हीं 2 कारण को आप लोग को बतलाना है। 6 लघु उत्तरीय प्रश्न है, 3 का उत्तर देना है। तो चलिए पहले इसका हम लोग आपका 3 लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर करवा देते हैं और उसके बाद फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे। तो देखिए, आप लोग का जो दूसरा क्वेश्चन था इसमें, क्योंकि आप लोग को 6 में से केवल 3 प्रश्न का उत्तर देना है, तो जो भी प्रश्न आपको आसान लगता है उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे दूसरा प्रश्न का उत्तर लाए हैं और यह हम आपको पहले बतला दे रहे हैं, यह सब आपका ब्राउजर से ढूंढा गया क्वेश्चन है, आंसर है। यदि आपका आंसर आपको पहले से मालूम है तो आप खुद से लिख सकते हैं, वरना यह भी आंसर गलत नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन आप लोग का था कि फ्रांस की क्रांति के 2 सामाजिक कारण आप लोग को लिखना है। तो यहाँ पे 5 सामाजिक कारण दिया गया है। समाज में असमानता, क्योंकि आप लोग को मालूम होना चाहिए कि फ्रांस का जो समाज था वह 3 वर्गों में विभाजित था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट एवं तृतीय स्टेट। और उनमें जो प्रथम स्टेट के लोग थे एवं द्वितीय स्टेट के जो लोग थे उनको विशेष अधिकार प्राप्त था। तो पहला कारण आप लिख सकते हैं समाज में असमानता। दूसरा कारण लिख सकते हैं विशेष अधिकार का होना प्रथम एवं द्वितीय स्टेट के लोगों के पास। और तृतीय स्टेट के जो लोग थे उनको किसी की भी प्रकार के अधिकार नहीं दिया गया था, मतलब वो अधिकारों से वंचित थे। तो तीसरा कारण आप अधिकारों से वंचित लिख सकते हैं। फिर लिख सकते हैं आप कृषकों की खराब स्थिति और सामंतों पर अत्याचार। यहाँ पे 5 कारण में से मात्र 2 कारण आप लोग को लिखना है। जो भी आपको आसान लगता है उन कारणों को आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से दूसरा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन था कि त्रिगुट में कौन कौन से देश शामिल थे और उनका क्या उद्देश्य था। तो देखिए, आप लोग को मालूम होना चाहिए कि प्रथम विश्व युद्ध में विश्व 2 गुटों में बढ़ गया था। एक त्रिगुट था और एक धुरी राष्ट्र, एक मित्र राष्ट्र थे। तो इस त्रिगुट में आप लोग का देश पूछा जा रहा है कि कौन कौन से देश थे। तो इसमें जर्मनी थे,
ऑस्ट्रिया थे और इटली शामिल थे। अब पूछ रहा था उसका क्या उद्देश्य था, तो इनका उद्देश्य यही था कि अपना शक्ति जो है उसको बढ़ाना और उपनिवेशों का विस्तार करना, यही इनका उद्देश्य था। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिख देंगे। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर आपका तीसरा प्रश्न है कि चेरो विद्रोह क्या के बारे में आपको संक्षेप में लिखना था। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि चेरो विद्रोह 1770 में शुरू हुआ था और 71 तक चला था। यह पलामू के चेरो शासक त्रिजत राय एवं उनके दीवान राजनाथ सिंह ने पलामू की राजगद्दी के दावेदार गोपाल राय की ओर से लड़ रहे थे और अंग्रेज के विरोध में यह विद्रोह किया गया था। बाकी आप आगे भी लिख सकते हैं ये सब चीज़, लेकिन 2 से 3 लाइन आप लिखते हैं तो उतना आपके लिए काफ़ी होगा। तो इस प्रकार से आपको हिस्ट्री में 3 लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर देना था, हमने दे दिया। अब इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आपका हिस्ट्री में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर बात कर दें तो इसमें आप लोग को मालूम होना चाहिए कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2 ठे दिया जाता है और 1 का आप लोग को उत्तर देना रहता है और यह 4 नंबर का होता है। पहला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कारण थे, विस्तार पूर्वक लिखें। और दूसरा था कि फ्रांस की क्रांति में क्या क्या कारण थे, वरना क्या क्या इसमें उल्लेख करना है फ्रांस की क्रांति के बारे में। तो चलिए इस प्रश्न का भी उत्तर हम लोग करते हैं। तो देखिए आप लोग का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न था कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण को आपको विस्तार पूर्वक लिखना है। तो पहले तो आपको द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में थोड़ा सा लिखना होगा और उसके बाद फिर आपको कारण लिखना होगा। तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के कारण में प्रमुख कारण थे वर्साई की संधि, फिर उसके बाद आर्थिक मंदी जो कि 1929 में आप लोग का आया था, फिर उसके बाद तुष्टीकरण की नीति और जर्मनी और जापान में सैन्यवाद का उदय और राष्ट्र संघ की विफलता, यह सब कारण थे। अब चूंकि यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो आपको इनके बारे में भी थोड़ा बहुत लिखना होगा। आपको वर्साई की संधि के बारे में थोड़ा सा लिखना होगा, आर्थिक मंदी के बारे में थोड़ा सा लिखना होगा, तुष्टीकरण की नीति के बारे में लिखना होगा और जर्मनी जापान में सैन्यवाद का उदय के बारे में लिखना होगा और राष्ट्र संघ की विफलता के बारे में आप लोग को लिखना होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि आप 5 ही टॉपिक पे लिखें, आप 3 या 4 टॉपिक पे लिख सकते हैं। आप वर्साई की संधि लिख सकते हैं, आर्थिक मंदी लिख सकते हैं, तुष्टीकरण की नीति लिख सकते हैं और राष्ट्र संघ की विफलता लिख सकते हैं। लेकिन इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा एक लाइन आप लोग को लिखना होगा, जो कि हाँ यहाँ पे हमने दे दिया है। आपको यह PDF में मिल जाएगा। अभी एक हम बतलाने लगेंगे तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए एक यहाँ पे आपको हम लोग PDF के रूप में इसको प्रोवाइड करवा देंगे। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो गया और आपका हिस्ट्री का पूरा कंप्लीट हो गया। हिस्ट्री में 3 लघु उत्तरीय प्रश्न हमने बतला दिया और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बतला दिया। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आपका हिस्ट्री के बाद अब आता है राजनीतिक विज्ञान, यानी कि हमको इसे सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। इसमें आप लोग का रहता है 4 प्रश्न दिया जाता है और 2 प्रश्न का उत्तर लघु उत्तरीय में देना रहता है और दीर्घ उत्तरीय में 2 में से 1 प्रश्न का उत्तर देना रहता है। तो चलिए पहले क्वेश्चंस दिखला देते हैं हम आपको। पहला क्वेश्चन इसमें आप लोग का कि लोकतंत्र के 2 गुणों को लिखना है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। फिर 10वां यानी सिविक्स का दूसरा प्रश्न है कि प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं। प्रस्तावना मतलब जो समाज के संविधान का जो स्टार्टिंग पेज पे लिखा हुआ रहता है उसको कहते हैं प्रस्तावना। फिर 11वां नंबर प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य से क्या तात्पर्य है। उसके बाद बात करते हैं अगला एवं चौथा नंबर प्रश्न की स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख करें। 4 प्रश्न दिए गए हैं लघु उत्तरीय में। अभी लगे हैं हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करते हैं। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आप लोग देखेंगे तो 2 प्रश्न दिया गया है, 1 प्रश्न का उत्तर देना आप लोग को, जिसमें आप लोग का पहला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के अधिकार एवं कार्यों का वर्णन करें। राष्ट्रपति के अधिकार एवं कार्यों का वर्णन करें, एक क्वेश्चन है। एवं दूसरा क्वेश्चन आपका कि लोकतंत्र की विशेषताओं का वर्णन करें। तो चलिए पहले इसके 2 लघु उत्तरीय प्रश्न को हम लोग दिखाते हैं और फिर इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को बतलाएंगे। तो आपका पहला प्रश्न था इसमें कि लोकतंत्र की 2 विशेषताओं को लिखना है। तो लोकतंत्र का विशेषता तो आपको मालूम है कि लोकतंत्र सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त करता है, पहला लिख देंगे आप लोग। दूसरा लिख देंगे कि भाषण, धर्म, विचार, अभिव्यक्ति की सभी को अपना स्वतंत्रता रहता है कि कुछ भी करने का उनको अधिकार रहता है। फिर उसके बाद लिंग, जाति, धर्म, भाषा या वर्ग के आधार पर किसी का भेदभाव नहीं किया जाता है। यहाँ पे 3 टॉपिक दिया गया है, आप इनमें से कोई भी 2 टॉपिक पे लिख सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
उसके बाद आपका एक क्वेश्चन था कि तीसरा नंबर क्वेश्चन कि धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वैसा राज्य जिसमें किसी भी धर्म को विशेष अधिकार ना प्राप्त हो तथा सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त हो, उसे हम लोग धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। उसी चीज़ को यहाँ पे लिख दिया गया है कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्मनिरपेक्षता से संबंधित है, जिसमें के द्वारा एक राज्य एक धर्म में मामलों को आधिकारिक तौर पर तटस्थ का दावा नहीं किया जाता है और सभी धर्म को समान समर्थन प्राप्त होता है। तो आप लिख सकते हैं अपने भाषा में भी, यह थोड़ा सा कठिन भाषा में है, आप खुद से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से 2 ठे लघु उत्तरीय प्रश्न हो गया इसका। अब इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में एक क्वेश्चन था कि लोकतंत्र की विशेषताओं का उल्लेख करें। तो आपको लोकतंत्र का लिखना है, यहाँ पे भारतीय लोकतंत्र दिया है उससे मतलब नहीं है। आपको लोकतंत्र सभी जगह समान होता है, भले संविधान चेंज होगा लेकिन लोकतंत्र का प्रोसेस सभी देशों में समान होगा। तो यह आप भारतीय लोकतंत्र देख के नहीं घबराइएगा। तो आप लिख सकते हैं इसमें विशेषता में हम लोग यहाँ 4 थे दिया गया है, 4 ठे लिखेंगे आप तो काफ़ी है, क्योंकि 4 नंबर का यह क्वेश्चन है ही। तो एक लाइन पे 1 नंबर मिलेगा, काफ़ी है, या फिर आप बनाकर 2-3 लाइन बढ़ा सकते हैं, लेकिन 4 लाइन भी काफ़ी है। पहला इसमें दिया गया कि भारत में या आप लिख सकते हैं कि लोकतंत्र में लिखित संविधान आधारित होता है और सभी लोगों के कल्याण के लिए कार्य करता है। फिर आप लिख देंगे कि लोकतंत्र समानता के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर आप लिखेंगे लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है। अभिव्यक्ति मतलब कि समाज में उपस्थित सभी व्यक्तियों को आज़ादी रहता है। फिर आप लिखेंगे लोकतंत्र नागरिकों को स्वतंत्र का अधिकार देता है। स्वतंत्रता के बिना किसी भी व्यक्ति का पूर्ण विकास संभव नहीं और ना कि ही किसी राष्ट्र का विकास संभव है। तो इस क्वेश्चन में आप लोग केवल भारत सब जगह से हटा दीजिएगा तो आपका आंसर सेम टू सेम वही रहेगा, कुछ भी चेंजिंग नहीं आएगा। तो इस प्रकार से सिविक्स का भी 2 ठे हमने आपको लघु बता दिया और 1 ठे बता दिया दीर्घ। अब हम बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। सिविक्स के बाद अब आप लोग आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मतलब कि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में भी वही सेम फंडा रहता है, 4 ठे आपको क्वेश्चन दिया जाता है लघु उत्तरीय में, जिसमें से 2 प्रश्नों का उत्तर आप लोग को देना रहता है। तो चलिए इसके चारों प्रश्नों को हम लोग देखते हैं, फिर इसके आंसर की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन इसमें है कि उत्पादन एवं उपभोग में अंतर कीजिए। दूसरा है बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। तीसरा है सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है। और चौथा है भूमिहीन मजदूर किसे कहते हैं। इन 4 प्रश्नों में आपको 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। चलिए इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को भी हम आपको दिखला देते हैं। इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे आप लोग तो इसमें 2 प्रश्न दिया गया है, 1 प्रश्न का आप लोग को उत्तर देना है। पहला प्रश्न आप लोग का है कि बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका का विवेचना करें। फिर उसके बाद आप लोग का है कि भारतीय जनसंख्या नीति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो चलिए इसके लघु उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं, फिर उसके बाद इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। तो देखिए आपका इकोनॉमिक्स में एक क्वेश्चन था कि बेरोजगारी की परिभाषा दें। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, आप चैप्टर 3 में आप अपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि बेरोजगारी वैसी स्थिति को कहते हैं जब कोई व्यक्ति पास स्किल होता है, मतलब उसका योग्यता होता है कोई काम करने का, लेकिन उसके योग्यता के अनुसार उसे काम नहीं मिल पाता है, तो उस स्थिति को हम लोग बेरोजगारी कहते हैं। इसका परिभाषा आप लिख सकते हैं किसी काम करने के लिए योग्य व उपलब्ध व्यक्ति की वह व्यवस्था, मतलब वह व्यक्ति जिनको काम करने आता है लेकिन जिसमें उसको कंपनी या संस्थान के साथ किसी भी प्रकार का व्यवसाय नहीं मिल पाता है, मतलब उनके पास योग्यता है उस कार्य करने की लेकिन उन्हें उस प्रकार का काम नहीं मिल पाता है, तो वैसी स्थिति बेरोजगारी या बेकारी कहलाती है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख देंगे। खुद से लिखना है क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में भी लिखा जाता है कि यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर देंगे। तो जो भी आपको समझ में आता है आप एग्ज़ाम में जा कर के लिख दीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भूमिहीन मजदूर किसे कहते हैं। तो देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है कि वो जो मजदूर, इसमें मजदूर भी आ रहा है और भूमिहीन आ रहा है, मतलब वैसे मजदूर जिनके पास भूमि नहीं है लेकिन वह मजदूरी कर रहे हैं, यानी कि दूसरा के ज़मीन में मजदूरी करते होंगे। तो आप लोग लिखेंगे जिन लोगों के पास गांव में कोई कृषि भूमि नहीं होती है, मतलब उनके पास ज़मीन नहीं होता है और वे अपना जीवन यापन के लिए दूसरे के खेती में मजदूरी करते हैं, उन्हें भूमिहीन मजदूर कहा जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस प्रकार से 2 ठे लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं इसके दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन की ओर।
आपका दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में आपका दूसरा जो क्वेश्चन था वो बोल रहा था कि भारतीय जनसंख्या नीति पर संक्षिप्त टिप्पणी दे। तो देखिए, भारतीय जनसंख्या नीति जो लाया गया था उसके बारे में आपको लिखना है, और चूंकि यह दीर्घ में है तो आप पॉइंट बाय पॉइंट वाइज लिखेंगे तो आपके लिए बेहतरीन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट बाय पॉइंट दिया गया है। अब एक से हम पढ़ के बतलाएंगे नहीं, आप वीडियो पॉज करके उतारना है तो उतार सकते हैं, या फिर आपको PDF के रूप में यह प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसका दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी इकोनॉमिक्स का कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है ज्योग्राफी अर्थात भूगोल। भूगोल का उतना ही महत्व रहता है जितना आप लोग का सोशल साइंस में हिस्ट्री का महत्व रहता है, क्योंकि भूगोल में भी 3 प्रश्न पूछे जाते हैं लघुत्तरीय प्रश्न में, और हिस्ट्री में भी 3 प्रश्न पूछे जाते हैं लघुत्तरीय में। तो इसलिए दोनों का महत्व सेम है। तो चलिए इसके क्वेश्चंस की देखते हैं हम लोग। इसमें आप लोग का पहला क्वेश्चन है कि हिमालय की 3 समांतर श्रेणियों के नाम लिखें। दूसरा क्वेश्चन है आप लोग का कि लू से आप क्या समझते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न है कि जनगणना से आप क्या समझते हैं। उसके बाद आगे बात करें तो अगला प्रश्न आप लोग का कि नॉन की 3 नदियों के नाम लिखना है। फिर अगला प्रश्न है आपका जेट स्ट्रीम क्या है, और एल नीनो से आप क्या समझते हैं। 6 प्रश्न आप लोग का दिया गया है लघुत्तरीय में, 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। उसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न को भी हम देख लेते हैं। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है कि भारत में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं, और किसी एक भौगोलिक का विवरण दें। ठीक है। और आपका दूसरा प्रश्न है कि पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, विवेचना कीजिए। तो चलिए अब पहले इसके दीर्घोत्तरीय प्रश्न को हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न को पहले देख लेते हैं, उसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। आपका ज्योग्राफी का जो पहला क्वेश्चन था कि हिमालय के 3 समांतर श्रेणियों के नाम लिखना है, तो आप लिख दीजिएगा। सिंपल है, महान हिमालय, दूसरा है मध्य हिमालय, और तीसरा है शिवालिक। 3 समांतर श्रेणियों के नाम पूछा गया है, बस इन तीनों का नाम आप लोग को लिख देना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन पूछ रहा था कि लू से आप क्या समझते हैं। तो लू तो आप लोग जानते हैं कि गर्मियों में जो हवा बहता है, शुष्क हवा बहता है, उसे हम लोग लू कहते हैं। तो इसमें आप लोग एक्सप्लेन करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि उत्तरी भारत में गर्मियों में उत्तर पूर्व तथा पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली धूल भरी प्रचंड उष्ण तथा उष्ण शुष्क हवा को लू कहते हैं। इसका साफ मतलब यही है कि आप लोग का गर्मी के दिनों में उत्तर भारत में जो हवाएं बहती हैं, जिसमें धूल भरा रहता है तथा वह बहुत ही गर्म हवाएं होती हैं, उसे लू कहते हैं। इसको आप अपने साधारण भाषा में भी लिख सकते हैं, बाकी इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। तो 2 प्रश्न हो गया। चलते हैं हम तीसरे प्रश्न की ओर। आपका तीसरा प्रश्न था जनगणना से आप क्या समझते हैं। तो जनगणना के बारे में तो आप लोग को मालूम होगा कि किसी भी देश या स्थान के जो लोगों की जनता की संख्या का रिकॉर्ड बनाना जनगणना कहलाता है। तो आप लिखेंगे किसी देश अथवा किसी क्षेत्र में लोगों के बारे में विधिवत रूप से सूचना प्राप्त करना तथा उसे रिकॉर्ड करना जनगणना कहलाता है। ठीक है। तो जनगणना की परिभाषा लिखना था, हमने लिख दिया, और इस प्रकार से 3 लघुत्तरीय प्रश्न आप लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इसके दीर्घोत्तरीय प्रश्न की ओर। तो देखिए, आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन था कि पारिस्थितिक तंत्र से आप क्या समझते हैं और इससे की विवेचना करें। तो पहले पारिस्थितिक तंत्र के बारे में आपको थोड़ा सा लिख देना होगा, और इसके बाद इसकी कुछ विशेषताएं लिखनी होंगी जो यहाँ पे पॉइंट वाइज दिया गया है। आप वीडियो पॉज करके उतार सकते हैं, और इसका उदाहरण 2-3 आप लोग को दे देना होगा। तो आप उदाहरण के तौर पर झील, वन, पौधों, जानवर, सूक्ष्म जीव दे सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका भी लॉन्ग कंप्लीट हो गया आपका ज्योग्राफी का। अब सबसे अंतिम सब्जेक्ट आप लोग का बचता है आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट। तो चलिए उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। तो देखिए, यह रहा आप लोग का आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट में 4 प्रश्न इसमें लघुत्तरीय रहता है, जिसमें 2 का उत्तर देना रहता है। और आपको बतला दें कि आपदा प्रबंधन में कोई भी दीर्घोत्तरीय प्रश्न नहीं होता है। तो चलिए इसके प्रश्न को आपको दिखला देते हैं। पहला प्रश्न कि आपदा प्रबंधन के 4 प्रकार घटकों के नाम लिखना है। उसके बाद फिर आप लोग को लिखना है नाभिकीय आपदा से आप क्या समझते हैं। फिर जैविक आपदा से बचाव के उपायों को स्पष्ट करना है, और रेलवे फाटक पार करते समय किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, यह लिखना है। तो चलिए इनके भी 2 प्रश्नों का उत्तर हम लोग देख लेते हैं।